दोस्तों फाइनली मैं आज आपके सामने हिंदी कोर का एक कंप्लीटली सेट लेकर आया हूं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। जी हाँ रसगुल्ला, आपके पेपर के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और सबसे पहले मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस क्लास का सब्जेक्टिव मैं बताऊं, फिर देन मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा। बस इतना याद रखिएगा कि आज की क्लास में हमारा एक पूरा कंप्लीट सेट होने वाला है। तो क्या होगा सर, आइए सर हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपके स्क्रीन पे दोस्तों याद रखिएगा, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा 80 मार्क्स का होगा भाई, ठीक है। इसलिए आप लोग चुकू को बैठ कर दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल चेक कीजिए कि आखिर हिंदी कोर का लेवल क्या है भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं दोस्तों प्यारा तरीके से। मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन भी दिया गया है कि बताइए महादेवी वर्मा के दो काव्य संग्रह का नाम लिखिए। यानी महादेवी वर्मा ने दो काव्य संग्रह जो लिखा है दोस्तों, इसका नाम पूछा गया है। एक्चुअली महादेवी वर्मा ने तो बहुत कुछ लिखा है मेरे दोस्तों, लेकिन आपसे दो ही पूछा गया है। तो आप सभी को पता है सर, एक हमारे यामा, और इसी यामा के चलते उनको एक पुरस्कार भी दिया गया था। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को यमा के चलते ही दोस्तों उन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा सर, हमारा एक हो जाएगा सर हमारा यामा, एक हो जाएगा सर हमारा दीप शिखा। क्या बोलेंगे सर, हमारा एक यामा और एक हमारा हो जाएगा दीप शिखा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हो तो बाजार दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बाजार दर्शन का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि बाजार की जरूरत और उपयोगिता को समझना। यानी हमारे पास जो चीजें हैं उसे ना खरीदा। यानी मेरे भाई कुल मिला के बोलने का मकसद इनका ये था कि जरूरत से ज्यादा मत खरीदो। क्या भाई, जरूरत से ज्यादा मत खरीदो, ये इनकी सिद्धांत था भाई। किनका मेरे भाई, तो बाजार का दर्शन, ठीक है। और बाजार का दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपका सामने रिवीजन क्लास भी लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पूरा का पूरा क्लास दोस्तों यूट्यूब पे चलेंगे, एकदम टेंशन ना लें, रिवीजन क्लास को जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर में बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं सर। नी बैग का अर्थ क्या है, कागज से बना बैग। नी बैग का अर्थ होता है दोस्तों क्या, कागज से बना बैग, ठीक है। कवि ने राख से लिपा हुआ चोखा किसे कहा, कवि ने दोस्तों राख से लिपा हुआ चोखा किसे कहा, तो भोर के तारों को दोस्तों राख में लिपा हुआ चोखा कहा, है ना। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, भोर के तारे को कहा। किसने कहा भाई, भोर के तारे को। क्या कह रहा है कि कवि ने राख से लिपा हुआ चोखा किसे कहा है, तो बताएंगे सर भोर के तारे को। किसको कहा है भाई, तो बताएंगे सर हमारा भोर के तारे को। क्या बोलेंगे सर, हमारा भोर के तारे को, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, फटाफट देखते जाइए रसगुल्ला, ठीक है। फटाफट क्या करे भाई, देखते जाइए, ठीक है। अभी जो बता रहा हूं ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भाई। आइए, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है ना भाई, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, तो बताएंगे सर भाषा को इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। हमें अपने भाषाओं को सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या मेरे भाई, हमें अपने भाषाओं को सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं सर भाषा को बरतने के लिए सहूलियत क्या है, समझ गए। चलिए अगला पॉइंट पे आते सर कि आनंदा किस कहानी का पात्र है, उस कहानी का नाम लिखे। जूझ कहानी का पात्र है भाई, याद रखिए। किसका मेरे भाई, आनंदा किस कहानी का पात्र है, जूझ कहानी का। याद रखिए दोस्तों, उस कहानी का नाम लिखिए, क्या नाम है, जूझ। तो बोलेंगे सर हमारा जूझ का राइटर कौन है भाई, तो बताएंगे सर हमारा आनंदा। क्या बोलेंगे सर, जूझ का राइटर कौन है भाई, तो बताएंगे सर हमारा आनंदा। फिर से सुनिए, जूझ का राइटर कौन है मेरे दोस्त, तो बताएंगे सर हमारा आनंदा, ठीक है। चलिए, बच्चों के खेलते समय कौन सा बंधन टूट जाता है जब हम लोग खेलते हैं भाई। आप लोग देखिए ना दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, रियल में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, यहाँ पे तो हमारा विभिन्न प्रकार के जाति है मेरे दोस्तों। कोई हिंदू है, ये यादव है, ये गोप है, सब लोग, ये राय है मेरे दोस्तों। यहाँ पे विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर हम लोग क्या करते हैं भाई, खेलते हैं भाई। जब हम लोग खेलते हैं तो हम लोग कभी देखते हैं भाई कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कभी हम लोग देखते हैं भाई, कभी नहीं देखते हैं। यस या नो भाई। तो वही यहाँ पे क्या रहता है मेरे दोस्त कि बच्चों के खेलते समय कौन सा बंधन टूट जाता है, तो बच्चों के खेलते समय अपना प्राय धर्म, जाति, सीमा आदि का बंधन टूट जाता है। यानी जब भी हम लोग खेल खेलते हैं ना भाई, हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है और कौन ईसाई है, ठीक है। चलिए, ऐसा ही हम सब इंसानों को होना चाहिए मेरे भाई। बस धर्म का एक ही जाति है दोस्तों, वो है मनुष्य।
मनुष्य यानी दोस्तों याद रखिएगा, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं भाई, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि तृष्णा का अर्थ क्या होता है? प्यासा। तृष्णा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्यास या विशेष कामना रखने वाला। प्यास या विशेष कामना रखने वाला को हम लोग बोलते हैं तृप्सना। क्या बोलते हैं भाई? तृप्सना बोलते हैं। तो अभी जो मैं आप लोगों को बताया भाई ये 2 मार्क्स का है। शीतल बानी में आग होने का क्या अभिप्राय है? अब से पूछा गया कि शीतल बानी में आखिर आग का होना क्या अभिप्राय है? बहुत इंपॉर्टेंट है रसगुल्ला, इसे आप लोग एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट की तौर पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, तो शीतल बानी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो बताएंगे सर कवि का स्वर और स्वभाव को कोमल आवश्यक है ना भाई। आप सभी को देखिएगा दोस्तों, कोई अगर कवि है, कोई अगर गायक है, कोई अगर सिंगर है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कवि हमारा पोएट का स्वर, अपना स्वर बोलने का वॉइस, स्वर और स्वभाव कोमल आवश्यक है, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। बोलता है दोस्तों कि हमारा जो कवि है इसके अंदर में स्वर और स्वभाव कोमल है, याद रखिए कोमल क्या भाई? आवश्यक है, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना क्या है मेरे भाई? तो प्रबल है। समझ रहे भाई? उसके मन में विद्रोह की भावना क्या भाई? प्रबल है। ठीक है, वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है। और कहता है दोस्तों कि वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है और उसे महत्व नहीं देता है। ऐसे संसार को वह अपनी ठोकर पर रखता है और कहता है भाई हमारा कवि, जब इस धरती पे आए हो तो जाना तो पड़ेगा, जब इस धरती पे आए हैं तो मरना तो होगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं, इस धरती से दिल ना लगाना, इस धरती से प्रेम ना करना, मतलब यहाँ के लोगों से प्रेम ना करना। क्योंकि दोस्तों अगर इस जिंदगी पे अगर हम लोग विलयन हो गए, इस जिंदगी पे दोस्तों हमारे विलयन हो गए, तो पूरी तरह से दोस्तों हम अपने आखिरत को भूल चुके होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि एक ऐसे अच्छा जिंदगी जिए जिस जिंदगी के माध्यम से दोस्तों हमारे यहाँ भी काम आए और वहाँ भी काम आए। ऐसा दोस्तों मेरा नहीं बल्कि आपके कवि का कहना था भाई। ठीक है, चलिए आत्मपरिचय कविता के शीर्षक की सार्थक स्पष्ट करें। आत्मपरिचय कविता का शीर्षक इस वजह से सार्थक है क्योंकि इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व आत्मव्यथा, संवेदना और जीवन दर्शन को शब्दों में ढाला है। अब दोस्तों आत्मपरिचय, सबसे पहले तो आप लोग जानिए दोस्तों कि आत्मपरिचय का राइटर कौन है। सबसे पहले तो आप लोग जानिए इस बात को दोस्तों कि आत्मपरिचय जो हमारा टॉपिक भाई, आखिर आत्मपरिचय का राइटर कौन है? तो बताएंगे सर हमारा आत्मपरिचय का जो राइटर है वो है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। एक बात बताता हूँ, गौर से सुन के जाइएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म और मृत्यु और कहाँ हुआ था इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ हरिवंश राय बच्चन का किन्हीं 2 कहानी के बारे में जरूर याद रखिएगा। जैसा अभी मैंने कहा ना भाई कि महादेवी वर्मा का 2 था, एक यामा और एक क्या बताएं भाई। ठीक है, इसी तरह से आपको दोस्तों हरिवंश राय बच्चन के बारे में याद रखना होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा भाई? इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई क्योंकि हरिवंश राय बच्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है और जो इंपॉर्टेंट लेखक होती है ना, एग्जामिनर दोस्तों वहीं से क्वेश्चन उठा के बोर्ड में डाल देता है भाई। ठीक है, चलिए तो आत्मपरिचय कविता के शीर्षक की सार्थकता का स्पष्ट करें। आत्मपरिचय कविता का शीर्षक इस वजह से सार्थक है क्योंकि इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अथवा मतलब हमारा जो आत्मपरिचय कविता है ना, इसमें हमारा हरिवंश राय बच्चन ने अपने आत्मपरिचय, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने पीड़ा, अपने कष्ट और अपने संवेदना को, जीवन दर्शन को शब्दों में ढाल दिया। याद रखिएगा। ये तो सर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं सर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, गौर से देखिएगा भाई। सबसे तेज के बाद बौछार की गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने देखा होगा उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए दोस्तों क्या बोल रहे, सबसे तेज के बाद बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करे। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है सर कि अपने शब्दों में करना है। अब आइए सर बात करते हैं उपयुक्त पंक्तियों में वर्षा ऋतु के उपरांत शरद ऋतु के आगमन का परिवर्तन दिखाया गया। आप एक चीज बताइए, जब हमारा बरसात की मौसम खत्म होती है या नहीं भाई, जब हमारी बरसात की मौसम खत्म होती है तो हमारा शरद ऋतु की शुरुआत होती है और अभी हमारा शरद ऋतु ही चल रही है। शरद ऋतु के बाद वसंत ऋतु आएगी, वसंत ऋतु के बाद गर्मी आएगी, ग्रीष्म ऋतु के बाद बरसात आएगी, फिर हमारे शरद ऋतु आएगी। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में वर्षा ऋतु के उपरांत,
वर्षा ऋतु के उपरांत शरद ऋतु के आगमन का परिवर्तन दिखाया गया है। यानी शरद ऋतु वर्षा ऋतु के बाद ही हमारा आपका शीत ऋतु की शुरुआत होगी। आगे कहते हैं दोस्तों, भादो मास गुजर जाने के बाद जब घनघेर बारिश समाप्त हो जाती है तब शरद ऋतु का आगमन होता है। और बताया जा रहा है दोस्तों कि भाद्र मास गुजर जाने के बाद जब घनघेर बारिश समाप्त हो जाती है तब शरद ऋतु का आगमन होता है। खरगोश की लाल आंखें जैसे चमकीली धूप निकल जाती है, खरगोश की लाल आंखें जैसे चमकीली धूप निकल जाती है, खरगोश की लाल आंखें जैसे चमकीली धूप निकल जाती है। आकाश बिल्कुल साफ और मुलायम हो जाता है। अभी हम लोग खुद देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो आकाश है दोस्तों वो पूरा क्या भाई खुला है, हमारा आकाश पूरा साफ है, हमारा आकाश जो है पूरा मुलायम है। ये कब होती है दोस्तों? जब हमारी ठंडी की मौसम आती है, जब हमारे शरद ऋतु की मौसम आती है तो हमारा आकाश पूरी तरह से क्या होता है भाई, हमारा आकाश खुला होता है, हमारा आकाश मुलायम होती है। समझ गए भाई? तो ये बताएगा तो दोस्तों आपका मौसम परिवर्तन के बारे में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या आपके पास कि बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर लिखे। बाजार दर्शन, मैं तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जैसे बाजार दर्शन, उसके बाद दोस्तों सीरीज का फूल हो गया, आत्म परिचय हो गया, इसके बाद दोस्तों आपका जूझ हो गई है ना, अतिथि में दबे पाव हो गया है ना भाई। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है जैसे दोस्तों बाजार का ढोलक, पहलवान का ढोलक हो गया, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी ना, मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को एक बार क्या करूं, रिवीजन करवा दूं। समझे? सभी चैप्टर का नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे जहां तक लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे क्या करना है भाई कि जल्दी जल्दी आप लोगों को एकदम बिना रट्टा लगाए, बिना लिखे, एकदम साधारण भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की पूरी प्रयास करूंगा भाई। ठीक है, आगे सर बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर लिखे। ठीक है, आइए, बाजार दर्शन से लेखक का अभिप्राय है बाजार के दर्शन करने वाला, अर्थात बाजार दर्शन का अभिप्राय क्या भाई, बाजार दर्शन का मतलब होता है कि बाजार का जो दर्शन करता है उसे हम लोग बाजार दर्शन करते हैं। सिंपल सा बात है सर, अभी जो मार्केट लगेगी, मैं अभी गोभी बेचने जाऊंगा तो मेरे दोस्तों मैं क्या होगा, बाजार का दर्शन करने लगा, है ना। गौर से सुनेगा, फिर से गौर से सुनिए मेरे भाई कि बाजार दर्शन से लेखक का अभिप्राय है कि बाजार के दर्शन करने वाला, याद रखिएगा, बाजार का दर्शन करने वाला अर्थात बाजार के बारे में बताना कि कौन कौन सी चीजें मिलती है भाई, याद रखिएगा कौन कौन सी चीजें मिलती है, वस्तु की बिक्री ज्यादा होती है और बाजार कैसे आकर्षित करता है, इसी के बारे में दोस्तों बाजार का दर्शन होती है। यानी हम अगर बाजार जा रहे हैं तो बाजार में जाने के बाद हमें ये डिस्कस करना है कि कौन सी सामान का ज़्यादा डिमांड है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें अट्रैक्टिव कर रही है, जो हमें अट्रैक्शन कर रहा है। यही कहा गया है दोस्तों बाजार का दर्शन। ये हम कब जान पाएंगे बाजार का दर्शन के बारे में, हम कब जान पाएंगे, जब दोस्तों हम बाजार जाएंगे तब। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, पेट की आग का सामस ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है, तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है, तर्क संगत उत्तर दीजिए। पेट की आग का समस ईश्वर भक्त का मेघ ही कर सकता है, तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय भी युग सत्य है। हाँ, मनुष्य का जन्म कर्म फल सब ईश्वर के अधीन है। बिल्कुल भाई, हमें ईश्वर नहीं बनाया है और हमें ईश्वर ही मारेंगे और हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा ईश्वर हमें फल देती है। इस बात को आप सब कोई एग्री करते हैं ना भाई कि हमें ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर ही हमें मारेंगे, ईश्वर ही हमें मृत्यु देंगे और हमें ईश्वर ही हमें अपने कर्म के अनुसार हमें फल भी देंगे, है ना। तो हाँ, मनुष्य का जन्म कर्म फल सब ईश्वर का अधीन है। निष्ठा और पुरुषार्थ से मनुष्य के पेट की आग का सामन तभी हो सकता है जब ईश्वर की कृपा हो, अर्थात फल प्राप्ति के लिए दोनों में संतुलन का होना अति आवश्यक है। और बोल रहा है कि अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्म, और याद रखिएगा कर्म और पुरुषार्थ में दोनों क्या होने चाहिए भाई, बैलेंस होने चाहिए। यानी आप कर्म भी कीजिए और पूजा पाठ भी कीजिए, गरीबों को मदद भी कीजिए, कर्म और पुरुषार्थ में क्या होना चाहिए भाई, एक बैलेंस होनी चाहिए। इसे कहते हैं दोस्तों हम लोगों का मनुष्य का पुरुषार्थ। भक्ति के आ जाने से महादेव वर्मा कैसे देहाती हो गई, ये बता के मैं ऑलरेडी दोस्तों बूढ़ा हो चुका हूँ,
अरे बाल पक चुकी है, ये अलग बात है कि आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। भक्ति के आ जाने से महादेवी वर्मा आदित्य देहाती क्यों हो गई? या दोस्तों भक्तिन का वास्तविक नाम क्या थी? या दोस्तों भक्तिन अपने वास्तविक नाम को क्यों छुपाना चाहती है? या दोस्तों भक्तिन को वास्तविक नाम किसने दिया था? समझ में, जैसे उसका नाम था लक्ष्मीन, है ना। तो लेखिका को उसने अपने अनुसार ढालना शुरू किया। अब क्या हुआ भाई? अब हमारा दोस्तों देहाती जो थी महादेवी वर्मा, गौर से सुनेगा, भक्तिन जो देहाती थी वो दोस्तों अब शहर की ओर लौट चलती, क्योंकि गांव देहात में कुछ बचा नहीं था, ठीक ना। तो भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो जाती। क्यों? क्योंकि लेखिका कौन? हमारा महादेवी वर्मा, लेखिका को उसने अपने अनुसार ढालना शुरू किया। यानी मेरा जो लेखिका है वो शहरी थी और हमारा जो भक्तिन थी वो देहाती थी। तो मेरे दोस्तों जो हमारा लेखिका थी ना, वो भक्तिन के अनुसार ढलना अपनी जिंदगी को शुरू कर दिया। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी, मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, जवार की खिचड़ी और सफेद महूर की लापसी खिलाने लगी। कौन भाई? हमारा भक्तिन हमारे महादेवी वर्मा को देहात में बने हुए चीज़ों की सारी प्रक्रिया शुरू किया और वो सारी चीज़ों को हमारे महादेवी वर्मा को खिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। अब दोस्तों हमारा जो भक्तिन थे उन्होंने दोस्तों भक्तिन ने हमारा महादेवी वर्मा को दोस्तों क्या कर दिया? देहाती भाषा भी सिखाना शुरू कर दिया। इस प्रकार महादेवी वर्मा देहाती बन गई। मेरे दोस्तों इसके अलावा भी बहुत कुछ लिख सकते हैं मेरे भाई। मैं इसका आंसर ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा बता चुका हूं और मैं चाहता हूं दोस्तों कि भक्तिन के बारे में मैं आता हूं लेकर बहुत जल्द आप लोगों को एक सेपरेट क्लास। भक्तिन हो गया, पहलवान का ढोलक हो गया, बाजार का दर्शन हो गई, सीरीज का फूल हो गया, आत्म परिचय हो गई। ये सारे टॉपिक के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों के सामने की स्पेशल क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है? आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा जो लुट्टन सिंह थे, इनके दोनों बेटे की भी मृत्यु क्या हो जाती है भाई? उनके गांव में दोस्तों महामारी आती है और इस महामारी से गांव पूरी तरह से दिन प्रतिदिन हर दिन उस गांव में कोई ना कोई मर रहे थे। उसी समय तक दिना दिन तक इस तरह से जब उन्होंने बजा रहे थे दोस्तों, वही कह रहा है कि आवाज उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे हैं ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है? उत्तर दीजिए। तो ये दोस्तों आपको उत्तर देना है कि आखिर बीमार होने के बावजूद भी जब हमारे ढोल बज रही थी तो उड़ती गिरती के बारे में बताइए। तो गांव में लुट्टन पहलवान की ढोल की आवाज संजीवनी का संचार करती थी। मतलब दोस्तों इंसान के अंदर में कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, जी हाँ, इंसान के अंदर में कितनी भी बीमारी क्यों ना हो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना बीमारी होने के बावजूद भी जब हमारे लेखक ढोल को बजाते थे, लुट्टन सिंह ढोल को बजाते थे तक दिना दिन ता, तो मेरे दोस्तों जितने सारे व्यक्ति गांव में बीमारी से ग्रसित होते थे, इसके अंदर में एक अजीब सा संजीवनी आती थी, एक अजीब सा एनर्जी आती थी भाई, समझ गए। आगे देखिए, गांव में महामारी के कारण लोगों में सन्नाटा छाया हुआ था और दोस्तों जिस गांव में हर दिन 2-3 व्यक्ति की लाशें गिरती होगी वो गांव का रोना कैसा होगा दोस्तों, सबको पता होगा, है ना। तो गांव में महामारी के कारण लोगों में सन्नाटा छाया हुआ था। उसी ढोल की आवाज से लोगों को जीवन का एहसास होता था। लोग समझते थे कि जब लुट्टन का ढोल बज रहा है तो मौत का कैसा डर है, पर जब लुट्टन का ढोल बज रहा है तो मौत का डर क्यों? क्योंकि लोग इसलिए कह रहा था दोस्तों क्योंकि लुट्टन सिंह के दोनों बेटे बीमारी से ग्रसित थे और लोग कह रहे थे अरे भाई, जब लुट्टन सिंह जब अपने घर में बीमारी बेटे को देखकर ढोल को बजा रहे चक दिना दिन ता, तो फिर हम लोग क्यों मौत से डरे? बहुत ही अच्छी से। और ये दोस्तों एक ऐसी स्टोरी दोस्तों जिससे हमें अपनी जिंदगी में कुछ सीखना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग के अंदर में कुछ होती है, नहीं करबो दादा, नहीं भेदो हमारे से, हम नहीं करल सकबो। अरे कुछ नहीं मेरे भाई, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, इस बात को याद रखना। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भयता का अंडबार नहीं था। कैसे? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भयता का अंडबार नहीं था। सारी व्यवस्थाओं के बावजूद इस सभ्यता की समापन्नता की बात बहुत ही कम हुई है। मतलब बोल रहा ना कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में, कुल मिलाकर बोलने का मकसद है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सब कुछ सुखी संपन्न होने के बावजूद भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़्यादा चर्चा
नहीं कर पाए। ये कौन कह रहा भाई? अतिथि में दबे पाव ओम थानवी। ठीक है, चलिए आगे आते सर। वस्तुत इसमें भव्यता का आडंबर है, आडंबर ही नहीं व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलती है। ये था सर आपका एक छोटा सा दोस्तों क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से मेरे बात को प्लीज सुनिएगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, उसका एमसीक्यू इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के सामने कलेक्शन करूंगा, और जो दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, मैं अभी स्टार्टिंग में बताया, जैसे हमारा पहलवान का ढोलक हो गया, सीरीज का फूल हो गया, जैसे दोस्तों अतिथि में दबे पाव हो गई, जूझ हो गया, है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा भाई, आपका पहलवान का ढलोक हो गई, आत्म परिचय हो गया। मतलब जिस टॉपिक से मुझे लगे कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखे दोस्तों उस टॉपिक का मैं चाहता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को एक रिवीजन पार्ट करवा दूं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैंने अभी तक आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया, अब मैं आप लोगों को चाहता हूं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव बता दूं। तो आप लोग तैयार है तो जल्दी से मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हम लोग तैयार है भाई। जल्दी से मेरे भाई एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट मेरे भाई सब कोई बता दे कि सर हम लोग तैयार हो गए। सर आप करवाइए, सर हम लोग करें ना, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जल्दी बताएं मेरे भाई। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही प्यारा तरीके, सॉरी और सब्जेक्टिव के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। और मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को देखकर डरे ना, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि दिल में इरादा बना के रखिए कि सर मैं आपको 30 में 30 ला के दिखाऊंगा सर ऑब्जेक्टिव में, ये मैं आपसे आपको गारंटी देता भाई। और ला भी सकते नहीं भाई, आप लाएंगे, मुझे खुद पर विश्वास है मेरे भाई कि मैं जितना क्वेश्चन करवाया हूँ, अगर आप में से कोई बंदा अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ लिए हैं तो फिर एग्जामिनर के अंदर में मेरे दोस्तों औकात नहीं कि इससे बाहर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आइए आपके सामने पहला एक स्टेटमेंट है, गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तुम दीपावली बनकर जग का तुम दूर करो, मैं होली बनकर बिछड़ू हृदय मिलाऊंगा, कर रहा नृत्य विध्यान सृजन के थके चरण, संस्कृति की इति का मतलब इतिहास, हो रही क्रूध और दुर्वासा, बिक रही द्रौपदी नगन खड़ी चौराहे पर, द्रौपदी नंगा बिक रहे वही बोल रहा है भाई, द्रौपदी नगन खड़ी चौराहे पर पढ़ रहे, ठीक है, पढ़ रहा किंतु साहित्य सितारों की भाषा, तुम गाकर दीपक राग जगा दो मुर्दों को, मैं जीवित को जीने का अर्थ बताऊंगा, तुम दीपावली बनकर तुम दीपावली बनकर जग का तुम करो, और मैं होली बनकर बिछड़ू हृदय मिलाऊंगा। ये था सर आपका स्टेटमेंट। अब आपको सामने दोस्तों क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन बताता है सर कि कवि दीपावली बनकर क्या दूर करने की बात करता है भाई, बताइए कवि दीपावली बनकर क्या दूर करने की बात करता है दोस्तों, ये आप लोग फटाफट बताइए दोस्तों, क्या दूर करने की बात करता है भाई। मैं देखना चाहता हूं दोस्तों आप में से कितना सारा बंदा है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं भाई। तो बोलेंगे सर अभी तो बताएं सर, संसार के अंधकारों को दूर करना की कोशिश करते भाई, क्या बोलेंगे सर, संसार की अंधकारों को दूर करने की कोशिश करते भाई। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, संसार के अंधकारों को दूर करने की कोशिश करता भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दूसरा है सर, कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे क्रोधित ऋषि माने गए भाई। पुरानी कथाओं, ये जब तक आप दोस्तों नहीं पढ़ेंगे ना तब तक भाई इसका आंसर नहीं कर सकते। मतलब ये पूरा का पूरा एक पोयम ऐसी होती है दोस्तों जो आपके बुक से ही उठा के डाला जाता है, सॉरी पैसे एक ऐसी होती है जो आपके बुक से ही सीधा उठा के डाल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए पुराने कथाओं के अनुसार सबसे क्रोधित की अगर हम बात करें तो हमारा दुर्वासा, क्या होगा सर हमारा, दुर्वासा, इन्हें हमारा बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। ठीक है, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पर, चौराहे पर खड़ी कौन बिक रही है भाई, चौराहे पर खड़ी हमारा द्रौपदी बिक रही है भाई, चौराहे पर खड़े हमारा कौन बिक रहा है भाई, तो बताएंगे सर चौराहे पर खड़े हमारी द्रौपदी बिक रही है भाई। क्या बोलेंगे सर, चौराहे पर खड़े हमारी द्रौपदी बिक रही है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 के बाद 4 है सर, कि कवि होली बनकर किसे मिलने की बात करता है, तो दोस्तों पिछड़े हृदय मिलाने की बात करता है। किसको मेरे भाई, पिछड़े हृदय मिलाने की बात करता है। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, ठीक है, अक्सर हम लोग जब होली की दिन आती है ना, नहीं भाई, होली का जब हमारे डेट आती है तो देखिएगा क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब लोग आपस में क्या करते हैं, खेलते हैं। ये अलग बात है दोस्तों कि हमें आपको नेताओं ने बांट के रखा है, लेकिन आज भी कहता हूं दोस्तों कि हमारे इलाके में जब होली होती है तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई, हमारे इलाके में विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग डीबीसी के अकॉर्डिंग आते हैं।
तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं भाई, सब वहां पे भाई भाई और सब आपस में दोस्तों क्या करते हैं भाई, होली मनाते हैं। तो वही कह रहा था भाई। ठीक है, चलिए आपके सामने दोस्तों एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और फिर से इसका आंसर बताइएगा। राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्रीयता की जो भाषा है और साहित्य की घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ऐसा होना स्वभाव है क्योंकि राष्ट्रीयता और जातीयता के अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग एकता है भाई। बिल्कुल भाई, राष्ट्रीयता हो या जातीयता हो, एकता होना बहुत जरूरी है भाई। क्या? एकता होना बहुत जरूरी है। और वह एकता किसी विषय में नहीं, एकता जितनी व्यापक होगी उतना ही राष्ट्रीयता स्थिर होगी। बिल्कुल भाई, जितने हमारा अंदर में एकता होगी हमारा देश उतनी आगे बढ़ेगी, वह शक्तिशाली होगी। भावों की एकता सब प्रकार की एकताओं का मूल है। भाव की एकता तभी हो सकती है जब वे विभिन्न व्यक्ति जिनके द्वारा राष्ट्रीय का निर्माण होता है अपने भावों को किसी दूसरे पर व्यक्त कर सके। इस महान कार्य के लिए एक भाषा ही अत्यंत आवश्यक है। अब इसे पढ़ लिए भाई। अब पहला क्वेश्चन है सर, राष्ट्रीयता का घनिष्ठ संबंध किससे भाई? तो भाषा और साहित्य से। क्या बोलेंगे सर? हमारा भाषा और साहित्य से। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई कि सब प्रकार की एकता को मूल्य क्या भाई? सब प्रकार की एकता के मूल्य से दोस्तों भावों की एकता। क्या बोलेंगे सर? सब प्रकार की एकता का मूल्य मतलब दोस्तों हमारा भावों की एकता। क्या रसगुल्ला? भावों की एकता। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, फटाफट देख लेंगे कि राष्ट्रीयता के लिए क्या अनिवार्य है। अगर कोई चाहता है दोस्तों हमें राष्ट्रीयता के लिए क्या आवश्यक भाई, राष्ट्रीयता के लिए क्या आवश्यक है, तो बताएंगे सर एकता। अगर आप राष्ट्रीयता चाहते हैं ना भाई तो आपके अंदर में एकता होनी चाहिए। राष्ट्रीयता अगर आप चाहते हैं तो आपके अंदर में क्या होना चाहिए भाई? एकता होनी चाहिए। क्या बोलेंगे सर? एकता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते सर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है कि शक्तिशाली में प्रयुक्त प्रत्यय को अलग करें, है ना भाई। शक्तिशाली में प्रत्यय, देखिए दोस्तों प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में लगता है भाई, जो बाद में लगता है भाई। शक्तिशाली यानी दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शक्तिशाली। शाली हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है ना दोस्तों कि आपका प्रत्यय उपसर्ग बताइए, उपसर्ग अगर पूछा जाता तो हमारा शक्ति होगा। याद अगर उपसर्ग पूछा जाता, उपसर्ग जो तो बोलते हैं जो फर्स्ट में लगता है और हम लोग प्रत्यय बोलते हैं जो लास्ट में लगता है। ठीक है, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अब व्याकरण सेक्शन का क्वेश्चन आ गया भाई, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। यह कथन किसका है भाई? खतरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया दोस्तों, मीडिया जब तक जनता के साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। यह विलंबर श्रेम का कहना था भाई। किसका मेरे भाई? विलंबम श्रेम का कहना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दोस्तों पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कहाँ पे, व्याकरण सेक्शन में। ठीक है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ 5 मार्क्स का व्याकरण, 5 मार्क्स का निबंध, 5 मार्क्स का पत्र लेखन एकदम दोस्तों अपने दिल में बसा के रख लीजिए। चर शब्द का उत्पत्ति किस धातु से हुई है? संचार शब्द का उत्पत्ति दोस्तों चर धातु से हुआ है जिसका अर्थ होता है चलना या दोस्तों एक स्थान से दूसरा स्थान जाना। चर का मतलब यही दो अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सर, बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो बंगाल गजट का प्रकाशन हमारा कोलकाता में हुआ था। कहाँ मेरे भाई? बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ पे होती है मेरे भाई? तो बताएंगे सर बंगाल गजट का जो प्रकाशन होता है वो कोलकाता में होता है। कहाँ पे मेरे भाई? कोलकाता में। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? भारत में क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया दोस्तों कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुआ था 15 सितंबर 1959 में। 15 सितंबर 1959 में दोस्तों हमारा भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुआ था। क्या बोलेंगे सर? भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। समझ गए भाई? उम्मीद करता रसगुल्ला कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है भाई कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आप लोगों को जब मैं व्याकरण सेक्शन करवाया था मेरे दोस्तों वहीं पे बताया था भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। बताए थे या नहीं भाई? भारत की पहली बोलती फिल्म हमारा क्या होगा? आलम आरा। मैंने बहुत ही प्यारा तरीके से बताया था, इसीलिए तो बार बार कहता भाई कि हमारी जितनी सारी कक्षाएं होगी ना भाई, एक भी कक्षा को आप मिस ना करें। एग्जाम से पहले आप सभी को दोस्तों सारी कक्षाओं को क्या करना है भाई? देख लेना है। समझ गए भाई? सारी कक्षाओं को क्या करना है रसगुल्ला?
देख लेना है। नहीं तो दोस्तों एक ऐसी वीडियो आएगी मान के चलते हैं जिसे आप देखे नहीं और उसी से सब क्वेश्चन उठा के डाल दिया, जिसे अगले साल हुआ था हिस्ट्री में। बहुत सारे बंदा ने नहीं, 29,000 मात्र बंदा ने देखा था, तो 29,000 का कल्याण हो गई, और जो नहीं देखा था उनका तो क्या हाल होगा तो पता ही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सर कि वेबसाइट पर विश्वयुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का सर किस .com को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं नया देख रहा भाई, और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये वेबसाइट आप लोग देखेंगे, वेबसाइट होती है भाई, एक हमारा वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट पर विश्वयुद्ध पत्रिका शुरू करने का श्रेय किस .com को कहा जाता है, तहलका .com को। किसके मेरे भाई, तहलका .com को, तहलका .com को। क्या बोलेंगे सर, तहलका .com को। ठीक है, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 आते हैं भाई। देखिए दोस्तों 17 में आपका एक छोटा सा पहले पैसेज दिया है, पढ़िए फिर आपका आंसर बन जाएगी। फिर बजा बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वर्ज हुंकार। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे पहले पूछा जा रहा है कि उपयुक्त शीर्षक पंक्ति के रचिता कौन है। ये जो अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा, ये स्टेटमेंट का राइटर कौन है, ये आपसे और हमसे पूछा जा रहा है भाई। तो बताएंगे सर इसका राइटर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म और मृत्यु दोनों आप लोग याद रखेगा भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर फिर बार बार में कौन सा अलंकार है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही शब्द का 2 बार इस्तेमाल होगी, अगर एक ही शब्द का अगर 2 बार इस्तेमाल होगी तो मेरे दोस्त इससे हम लोग बोलते हैं पुनर्व्यक्ति प्रकाश अलंकार। क्या बोलेंगे सर, पुनर्व्यक्ति प्रकाश अलंकार। एक ही शब्द का अगर 2 बार इस्तेमाल हो तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, पुनर्व्यक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं दोस्तों। अगला है सर 19 नंबर में कि बादल धरती पर किस तरह बरस रहे हैं। बादल जो है धरती पर किस प्रकार बरस रहे हैं, तो गर्जना के साथ मूसलाधार रूप से। क्या मेरे भाई, गर्जना के साथ मूसलाधार रूप से। क्या बोलेंगे सर, गर्जना के साथ मूसलाधार रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए मेरे भाई आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है सर कि भयंकर गर्जना को सुनकर संसार की स्थिति कैसी हो रही है भाई। अच्छा मेरे दोस्तों देखिएगा, जब हमारे बारिश के मौसम आते हैं तो भयंकर गरजता है। कभी हम लोग अपने कान को बंद करते हैं, तो कभी हम लोग लोहा से दूर होते हैं, तो कभी हम अपने कमरा को बंद कर देते हैं। तो आपसे क्या रहा है दोस्तों कि भयंकर गर्जना को सुनकर संसार की स्थिति कैसी हो रही है, संसार भयभीत होकर हृदय को थाम रहे, संसार भयभीत होकर अपने हृदय को थाम रहे भाई। क्या बोलेंगे सर, संसार भयभीत होकर अपने हृदय को थाम रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 के बाद दोस्तों आपका आते हैं 21। फिर से दोस्तों आपका एक पैसेज दिया गया, और ये पैसेज बहुत ही आसान है भाई, आप लोग इजीली से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, देखिए पैसेज पाते सर, पड़ोस में एक महाअनुभव रहते भाई। महाअनुभव का मतलब गुड एक्सपीरियंस, महाअनुभव का मतलब होता है भाई क्या, गुड एक्सपीरियंस। तो पड़ोस में एक महाअनुभव रहते हैं। ठीक है, महाअनुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं भाई। चूरन बेचते हैं, और चूरन बेचकर कितना रुपया कमाते हैं कमेंट में जल्दी बताइए। ठीक है, यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, और मेरे दोस्तों चूरन बेचते हुए ना जाने कितने बरस से वो चूरन बेच रहे होंगे, कौन, भगत जी। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाया, और कहता है दोस्तों कि वो 6 आने से ज़्यादा कभी पैसा नहीं कमाया। आगे देखिए दोस्तों, चूरन उनका आसपास सरनाम है, और खूब लोकप्रिय है। वह कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेती है, और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। अब आइए सर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम लोग गौर करते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है भाई। उपयुक्त गद्यांश के 21 में पूछा गया कि लेखक कौन है भाई। उपयुक्त गद्यांश के अगर हम लेखक की बात करें दोस्तों, तो महादेवी वर्मा। क्या बोलेंगे सर, हमारा महादेवी वर्मा। क्या बोलेंगे सर, हमारा महादेवी वर्मा। मेरे दोस्त मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके एग्जाम हॉल में 3 प्रश्न आपको ऐसा दिखने को मिलेंगे जो आपका चैप्टर नेम और आपका लेखक का नाम पूछा जाएगा भाई, चाहे आप इंग्लिश लिए हैं या हिंदी लिए हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लेखक के पड़ोस का क्या नाम था भाई। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 22 पूछा गया कि लेखक के पड़ोस का क्या नाम था, किशन भगत। क्या भाई बताएंगे सर, हमारा
किशन भगत। ठीक है, चूरन कौन बेचता था भाई? भगत जी। कितना पैसा कमाता था? 6 आना। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है सर कि भगत जी चूरन बेचकर कितना पैसा कमाते थे? तो 6 आने कमाते थे। कितना मेरे भाई? भगत जी चूरन बेचकर कितना पैसा कमाते थे? तो बताएंगे सर भगत जी चूरन बेचकर कभी भी 6 आने से ज्यादा नहीं कमाया, कभी भी दोस्तों 6 आने से ज्यादा नहीं कमाया। ठीक है, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। याद रखिए दोस्तों 23 बताता हूँ, 23 के बाद 24 है कि भगत जी आसपास क्यों प्रसिद्ध थे? भगत जी जो थे दोस्तों वो अपने आसपास क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि वो चूरन बेचने के लिए। हमारा भगत जी प्रसिद्ध इसलिए था दोस्तों क्योंकि वो चूरन बेचते थे। समझ रहे बात को? भगत जी क्यों प्रसिद्ध था भाई? क्योंकि दोस्तों वो चूरन बेचा करते थे। सिल्वर बैंडिंग किस विधा की रचना है? आपसे पूछा गया दोस्तों कि जो हमारा सिल्वर बैंडिंग है वो किस विधा की रचना है? सिल्वर बैंडिंग किस विधा की रचना है? तो सिल्वर बैंडिंग जो है दोस्तों हमारा एक लंबी कहानी है भाई। सिल्वर बैंडिंग क्या मेरे भाई? एक हमारा लंबी कहानी है। और आपसे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको बताना है कमेंट में कि सिल्वर बैंडिंग का राइटर कौन है। जी हाँ, जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों सिल्वर बैंडिंग का राइटर कौन है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, मैं देखना चाहता हूँ भाई। जूझ का आनंदा आप लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद ओम थानवी का, ओम थानवी दोस्तों हमारा अतीत में दबे पाव लिखा है। तो आपको बताना दोस्तों सिल्वर बैंडिंग मेरे दोस्तों किसने लिखा भाई? मनोहर श्याम जोशी। वेरी गुड भाई, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे सर? मनोहर श्याम जोशी भाई। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे याद रखिए दोस्त, एग्जाम सर में आ चुकी है ना, सर में नहीं एग्जाम। याद रखिए अतीत में दबे पाव के रचनाकार हो, तो अतीत में दबे पाव मेरे दोस्तों कौन होगा? ओम थानवी। क्या बोलेंगे सर? हमारा ओम थानवी। क्या बोलेंगे भाई? हमारा ओम थानवी। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, अरे एक पेज गायब कर दिया भाई क्या? एक सेकंड भाई, क्या हो गया भाई? एक सेकंड रुक जाए, हाँ चेक कर लेता हूँ। चलिए भाई अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, गौर से देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जूझ किस विधा की रचना है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि जो हमारा जूझ है दोस्तों वह किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 27 है सर कि जूझ हमारे किस विधा की रचना है? तो बताएंगे सर आत्मकथा। क्या बोलेंगे सर? हमारा जूझ में आत्मकथा। राइटर अपने बारे में स्वयं बताते हैं, इसलिए हमारा आत्मकथा। समझ गए भाई? क्या है भाई? हमारा आत्मकथा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, उषा का अर्थ क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए सर, उषा का अर्थ क्या है भाई? फटाफट बताइए। उषा का अर्थ क्या है भाई? मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने सारे बता सकते हैं सर शाम का समय। उषा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा उषा का मतलब होता है सूर्योदय के समय। उषा को बोलते हैं दोस्तों किसको? जब हमारे सूर्य उगती है, अभी हमारा जस्ट सूर्य उगा है तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई उषा। बादल राग के कवि कौन है भाई? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, बादल राग के कवि है दोस्तों हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं फिक्स से कह रहा हूं दोस्तों कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आप सभी को दोस्तों पूरा डिटेल्स में याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपके 20 है भाई, सॉरी 30 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई? गौर से सुनेगा। कभी बादल का आह्वान किस रूप में करता है भाई? कभी जो है वो बादल का आह्वान दोस्तों क्रांति के रूप में करता है। किस रूप में करता है मेरे भाई? तो कभी जो है बादल का आह्वान जो करता है मेरे भाई वो हमारा क्रांति के रूप में करता है। तो मेरे रसगुल्ला में आपको बताना चाहूंगा ये आप लोगों का एक कंप्लीट सेट था जो मैं आप लोगों को दोस्तों बताया हूँ। और आप लोगों का यहाँ पे संचार, जनसंचार और आपका निबंध लेखन, पत्र लेखन ये जो छूटा हुआ है मेरे दोस्तों, मैं इसका एक सेपरेट से क्लास लेकर आऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आप लोगों को बताने की पूरी प्रयास करूंगा। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।